हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2IS। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक कैटेगराइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे फ्रॉम द चैप्टर ऑफ डीपीएसपी, और हमने ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इस प्रकार की कैटेगराइजेशन नहीं कर रखी है। वो तो सिर्फ डीपीएसपी के नेचर को देखते हुए उनको एक फिलोसफिकल एंगल के तौर पर या फिर स्कूल ऑफ थॉट के तौर पर उनको कैटेगराइज करा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल देख लिए थे। इस लेक्चर में बात करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स की। अब नाम से ही पता चल रहा है ये जो प्रिंसिपल्स है ये गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ये रिप्रेजेंट करते हैं एक प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन को। ये रिकंस्ट्रक्शन क्या है? बेसिकली गांधी जी का ये बोलना था, अंग्रेज जो भी हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कई हिंदुस्तानी मानते हैं कि उन्होंने कंस्ट्रक्टिव काम करा, कई हिंदुस्तानी का मानना है कि उन्होंने डिस्ट्रक्टिव काम करा, और एक ग्रुप ऐसा भी है हिंदुस्तानियों में जो ये मानता है कि इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। उनका जो एफर्ट था अंग्रेज़ों का वो कंस्ट्रक्टिव भी था किसी किसी एंगल में, और किसी किसी लिहाज से वो डिस्ट्रक्टिव भी था। गांधी जी ने बोला अब देश आज़ाद हो गया है, उसकी बागडोर अब हमारे हाथ में है। देश को किस प्रकार से चलाना है, कौन सी परिस्थितियाँ हमारे सामने आएंगी, लोगों का वेलफेयर कैसे हो सकता है, सभी लोगों को जो है एक समान कैसे रखा जाए, एक तराजू में बिल्कुल बराबरी से कैसे रखा जाए, अमीर और गरीब का फ़र्क कैसे ख़त्म करा जाए, सेंटर की जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज लेवल तक यानी कि गांव तक कैसे पहुँचे, हमें विलेज पंचायतों को और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कैसे स्ट्रेंथन करना है। इसके लिए गांधी जी के बहुत सारे विचार थे, उनकी एक प्रकार से विचारधारा थी जिसके अलग अलग उनके थॉट थे, प्रिंसिपल्स थे। कुछ उन्होंने बोला कायदे कानून होने चाहिए इसके लिए देश में। तो बेसिकली ये वो डीपीएसपीज हैं जो कि गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट के टाइम पे ही बोल दिए थे। जैसे आपने एक चीज़ सुनी है श्रेया, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। आज़ादी की पहले नेहरू जी ने कुछ पॉइंट दिए थे कि अगर मेरा भारत आज़ाद होता है तो भारत के संविधान के अंदर या रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, उसके कायदे कानून के अंदर मैं पक्का ये चीज़ें तो सुनिश्चित तौर से डालूंगा ही डालूंगा। यही था ना ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव्स है। और रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है कि मैं इसके लिए प्रण लेता हूँ और मैं इसके लिए डॉक्यूमेंट ला रहा हूँ। और आपको पता है ना, इट वॉज द ओनली डॉक्यूमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पास हो गया था जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर भी फंक्शन करती थी, और उस इट वॉज पास अनअपोज्ड। एक भी बंदे ने किंतु परंतु नहीं करा था उसके लिए, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ वो पास हो गया था वो डॉक्यूमेंट, है ना। सिमिलरली गांधी जी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो भी योगदान दिया और उनकी जो भी विचारधारा थी, इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये भी अर्पित चाहते थे ना कि आज़ादी के बाद भारत में ये चीज़ें होनी चाहिए। बस यही हैं वो गांधी प्रिंसिपल्स के जो गांधी जी की विचारधारा के ऊपर श्रीकांत बेस्ड हैं। एंड बाद में उनको हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी। तो इन ऑर्डर टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ गांधी जी, कुछ जो उनके आइडियाज़ थे वो डीपीएसपी में इंक्लूड करे गए। ठीक है, ये डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स बोलते हैं। अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, डीपीएसपीस में तो खुद ऐसा बोला नहीं गया कि ये प्रिंसिपल गांधी प्रिंसिपल है वो है। देखने से बस हमें ऐसा लगता है कि अगर गांधी जी होते तो पक्का ये उसके बेसिस पर ये चीज़ें बोली गई। ठीक है, अब नंबर 1, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, जिम्मेदारियां देना विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी, कि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट्स की तरह फंक्शन कर सकें। कुल मिलाकर विलेज पंचायतों को पावर कहाँ से मिलती है? स्टेट से। एंड स्टेट को पावर कहाँ से मिलती है? सेंटर से। अल्टीमेटली विलेज पंचायत को अपनी पावर कहाँ से बोरो करनी पड़ती है? सेंटर से। हमें इनको सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट के तौर पर उभारना है, निखारना है, और वैसे ही इनका स्टेटस जो है वो डेवलप करना है एज थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि खुद की पावर्स, फंक्शंस एंड चलाने के लिए गाँव को कैपिटल की अरेंजमेंट कर सके। आर्टिकल 40। इसके लिए मुझे एक बात बताओ, क्या आया? सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट, जिसकी वजह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया। बिल्कुल सही बोला श्रेया आपने, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। देख रहे हो
मयूर एक चीज़ पता लगी, अब तो ये चीज़ पता लग गई ना कि देश में चाहे संवैधानिक एक्ट हो, पॉलिसी हो, छोटे से छोटा एग्जीक्यूटिव डिसीजन हो, सेंटर के बड़े बड़े निर्णय हो जो कि एग्जीक्यूटिव कमरों में बैठकर लिए जाएं, ये सारी चीज़ें डीपीएसपी की रूल बुक के साथ ही साथ चलती हैं, है ना। आगे, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। ये कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो लोग अपने ही बनाकर वहीं से बेच लेते हैं और लोकल एरिया में बेच देते हैं। हल्का फुल्का उनको मुनाफा हो जाता है और उनके क्लाइंट का जो बेस होता है वो हमेशा के लिए डेवलप हो जाता है, राइट। कुछ भी हो सकता है ना इसके अंदर, झाड़ू बनाना, कारपेट बनाना, बेडशीट बनाना, कुछ भी चीज़ है ना, ये चीज़ है। उसके बाद टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली उसी चीज़ के साथ कनेक्टेड होता है। बचपन से एनसीईआरटीज में, स्पेशली सिविक्स और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में, आप लोगों ने एक चीज़ सुनी है, स्पेशली सिविक्स की एनसीईआरटी में, SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये पूल होता है लोगों का जो कि कॉमनली एक साथ आए होते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, आपस में एक दूसरे के लिए लोग फंड रेज करते हैं। रिक्वायर्ड मशीनरी, रिक्वायर्ड इंटेलिजेंसिया, यानी कि जिसके पास जो थिंकिंग है या स्किल्स हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, कोई आइडिया है, पैसे हैं, बंदे हैं, उन बंदों को ट्रेन करके फर्दर स्किल्स को इम्पार्ट करना आपस में, ताकि ये भला कर सकें। ये भी ये वाला काम कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई हर्ज है क्या? कोई सामान वगैरह बनाकर ये लोग बेचें या किसी एक बिजनेस को प्रमोट करें, छोटा मोटा एक वेंचर हब खोल लें, या फिर जिसको बोलते हैं ना एक स्टार्टअप की शुरुआत करें। ये छोटे से छोटे लेवल पर काम कर सकता है, लाइक पापड़ बनाने के बिजनेस से लेकर एक बड़ी कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसे हमारे देश में चली थी श्रीकांत, व्हाइट रेवोल्यूशन के तौर पर, है मयूर? आनंद टाउन से फ्रॉम गुजरात, एंड हु वॉज द लीडिंग पर्सनैलिटी जो कि व्हाइट रेवोल्यूशन को लीड कर रहे थे? सालो दोस्त है तुम्हारे साथ कोई है? अच्छा, वैसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ठीक है। आगे ये 8A दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर वो वाली बात हो रही है 8A के बारे में, ठीक है, समझ गए। ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड नहीं है। ये जो पॉइंट बोल रहा था ना, इसने मिक्स कर दिया यहाँ पर पॉइंट को। ये जो 8A वाली बात अभी हमने करी ना, दिस डायरेक्टिव वॉज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, ठीक है, यस। ये है पेज नंबर 262, एक बार प्लीज के याद रखना, ठीक है, 262। कह रहा है ना, इस अमेंडमेंट एक्ट की मदद से एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, प्रोटेक्शन मिली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ कुछ चेंजेस करे गए थे साल 2010-11 में। नंबर 1, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना ये आपका एक मौलिक अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। एक नया डीपीएसपी ऐड करा गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रमोशन के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया पार्ट ऐड करा गया, पार्ट 9B, और उसको टाइटल दिया गया द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इनिशियल लेक्चर में मैंने इनके बारे में बात करी थी, आपको याद होगा। ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली बात हो गई। आगे, टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड दूसरे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड उनको प्रोटेक्शन देना फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन।
ठीक है। इसके लिए क्या होता है प्रावधान? इसके लिए तो बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारे एक्ट हैं, है ना। इनकी डिग्निटी को हर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, कोई भी टर्म जो है डेरोगेटरी हो जो कि इनके स्टेटस के साथ वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी स्कीम्स पॉलिसीज़ आनी चाहिए जिससे इनका इंटरेस्ट प्रमोट हो। एंड सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, है ना, मंडल कमीशन, कोटा का सिस्टम आना, रिजर्वेशन का सिस्टम आना। इलेक्शंस के टाइम पर अर्पित आपको एक चीज़ पता है, जैसे ये जो पार्षद के इलेक्शन होते हैं, नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं अलग अलग जगह में, आपको पता है ना हर 10 साल या 15 साल में एक सीट आरक्षित हो जाती है कि यहाँ से सिर्फ SC या SC कैंडिडेट खड़ा हो सकता है या औरत ही खड़े हो सकते हैं। फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, यानी कि जनरल कैटेगरी से कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, है ना। ये क्यों करा जाता है कि इन द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ कंट्री इनका भी रोल हो, है ना। ऐसा इनको ना लगे कि हम कभी भी राजनीतिक सत्ता में आ ही नहीं पाए डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट। तो इसके लिए तो आर्टिकल 46 के लिए तो भर भर के प्रावधान है, भर भर के प्रोविजंस हैं, राइट श्रेया। उसके बाद टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। एंड अर्पित मैं ये बोलना चाहूंगा बड़े ही दुख एंड शोक के साथ, इस DPSP को उल्टी तरीके से यूटर्न तरीके से प्रमोट करने वाली सरकार ही है सबसे ज्यादा। अगर बात यहां पर प्रोहिबिशन की है तो कंप्लीट तरीके से बैन लगा दो ना। लालच सालों तो में क्या है, टैक्स का लालच है, सबसे ज्यादा आमदनी यहां से आती है। अर्पित याद है कोविड-19 की वो वाली लाइन जो कि एक पूरे दिन न्यूज चली थी, दारू की लाइन में लड़कियां भी खड़ी हुई थी, है ना। कितने लोग फड़फड़ा रहे थे, किसी भी रेट पे मिल जाए बस मिल जाए। लेकिन जोक्स अपार्ट श्रेया भी ये तो लिख कर आएंगे नहीं हम इंटरव्यू रूम में, इतना रेवोल्यूशनरी भी नहीं बनने लग जाना है ना। जैसे वो आपसे पूछे कि श्रेया कौर जी आप ये बताइए कि इसके लिए सरकार ने क्या कर रखा है, कौन जिम्मेदार है, ये कंटिन्यू होती है, तो श्रेया आप उधर फ्रस्ट्रेशन में बोल पड़ो, सालों तुम हो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, तुम ब्यूरोक्रेट्स। हमें बेसिकली क्या बोलना है इसके सपोर्ट में, गुजरात और बिहार को ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया। फर्जी सीरीज देखी है, वो गुजरात से जब वो लेकर जाते हैं माल और वो दारू जो है वो कहते हैं ना ड्राई स्टेट है ये। एंड गुजरात के अंदर सच में श्रेया पाबंदी लगी हुई है, 10-10 साल की आपको जेल हो सकती है, इतना तगड़ा कानून है। अगर आप दारू वारू पीते कहीं पाए गए या कोई बेचते हुए पकड़ा गया तो, ठीक है। उसके बाद कहां पर ये कोस्टल स्टेट नहीं यार, वो ना सरकार के ऊपर है। कोस्टल स्टेट, अब जैसे गोवा मान लो, गोवा में अगर दारू बंद हो जाए, अर्पित कौन नहीं जाएगा गोवा, बताना जरा। गोवा लोग चर्च देखने जाते हैं क्या? तो इसके लिए सरकार ने एक सारे काम कर रखे हैं। ओके, अगला टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल। अच्छा, मिल्चिंग एनिमल्स कौन से होते हैं मैंने बताया था हिस्ट्री के लेक्चर में, बताओ। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, ठीक है। एंड ड्रॉट एनिमल्स, एंड ड्रॉट कौन से होते हैं? मैंने टर्म यूज करी थी श्रेया हिस्ट्री के लेक्चर में, अगर आपको याद हो, बीस्ट ऑफ बर्डन। श्रीकांत आप देखना, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट शेयर करी है ना, उसके अंदर आपको ये दोनों टर्म्स मिल जाएंगी। बीस्ट ऑफ बर्डन बेसिकली वो होते हैं, तो वो मिल्चिंग एनिमल्स जो कि दूध दे। कुछ मिल्चिंग एनिमल बीस्ट ऑफ बर्डन भी होते हैं जिनके ऊपर आप सामान रख कर उनको एक जगह से दूसरी जगह ढो सकते हो, एनिमल्स को कैरी कर सकते हो, उनके ऊपर सामान चलवा सकते हो उनको, है ना। एंड उनकी ब्रीड्स को में इंप्रूव करना। अब स्लॉटर ऑफ काउस वगैरह, ये क्यों लिखा हुआ है? बेसिकली देखो, ये भी लिविंग बीन्स हैं, इनकी भी किलिंग को अंधाधुंध जो है उससे, अंधाधुंध इनकी किलिंग को रोकना, ठीक है। ऐसा ना हो कि इंसान अपनी ज़बान के टेस्ट के लिए पूरी की पूरी इनकी वंश को ही ख़त्म कर मारे।
ठीक है। और देखो श्रेया, हम गलत तो नहीं बोलते ना, टीपीएसटी भी देखो एक प्रकार से ये कहता है कि हराम खोरो नॉनवेज छोड़ दो। आर्टिकल 48। अब कुछ है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। वो रिप्रेजेंट करते हैं लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी क्या इंडिकेट करती होगी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? समानता का अधिकार, हाँ ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैं एक टर्म नहीं बोल सकता क्या? फ्रीडम किस में, लेकिन याद है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख रखा है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ये 5 प्रकार की फ्रीडम कहाँ दे रखी है? फ्रीडम, ये फ्रीडम कह रहा हूँ, सॉरी, प्रियम्बल। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब रिलेटेड है, मैं टर्म्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, अपना फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 सबसे कंट्रोवर्शियल आर्टिकल रहता है हमेशा, स्पेशली अर्पित आपको याद होगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कंटेक्स्ट में। हर किसी जर्नल क्या है, हाँ इसके 6 प्रकार के फ्रीडम होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। हटा सिर्फ एक ही है, याद रखना बस, राइट टू प्रॉपर्टी, वो एक लीगल राइट है। पहले 7 थे ओरिजिनली, 6 फंडामेंटल राइट है। और जो फ्रीडम वाला है ना, राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर 6 प्रकार की फ्रीडम की बात होती है, ठीक है। उसके बाद दे डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में यूपीएससी पूछ चुका है कई बार क्वेश्चन, 3 से 4 बार। ये क्या होता है यूसीसी का कंसेप्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड? श्रीकांत पता है यूसीसी क्या होता है? ये बेसिकली क्या होता है, अलग अलग धर्म के हमारे देश में लोग हैं, तो रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है श्रीकांत। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर जिस भी चीज़ में डाइवर्सिटी और स्पेशली धर्म के मामले में, वहाँ पर वाद विवाद होंगे। वो वाद विवाद कभी कभार इस प्रकार के झगड़े में बदल सकते हैं, या तो करो या मरो वाली हालत हो जाए, है ना। इसके लिए बेसिकली एक आइडिया ये प्रपोज करा जाता है, क्या कि सारे के सारे जो धर्म हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सारे धर्मों के अंदर, हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ श्रीकांत रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं श्रेया। हिंदू लोग हिंदू धर्म को अलग प्रकार से चलाते हैं, मुसलमान लोगों के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कायदे कानून होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ अर्पित। अब मयूर, इन सबको अगर कोडिफाई करके एक कॉमन तरीके से एक सिविल कोड बना दिया जाए कि कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करता होगा, उनको इस कोड का पालन करना पड़ेगा, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा, ये सारे धर्मों के लिए एक जैसे हैं। आप कोई अपने इंडिविजुअल धर्म के बेसिस पर कोई कायदे कानून को फॉलो नहीं कर सकता। अब आप कहोगे ये चीज़ हटाना जस्टिफाइड क्यों है? क्योंकि किसी किसी धर्म के श्रीकांत कायदे कानून जो हैं वो ह्यूमन राइट वॉलेशंस के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे हिंदू परंपरा के अंदर सती प्रथा एक प्रकार से रिवाजी तो था, लेकिन क्या ये ग्रॉस ह्यूमन राइट वॉलेशन का केस नहीं था? है ना। लेकिन श्रीकांत मुझे एक बात बताओ, जो मैं आपसे आइडिया बोल रहा हूं कि सारे धर्मों को कोडिफिकेशन करते हुए इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक कॉमन रूल बुक बनाना, ये आसान है क्या हिंदुस्तान के अंदर? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? अभी की कंडीशन में ये आसान क्यों नहीं है? डाइवर्स तो भाड़ में गोली मारो डाइवर्सिटी को, अभी क्यों आसान क्यों नहीं है? अभी इंडिया का आदमी और सारे धर्मों के मेजॉरिटी लोग जाहिल है। हाँ,
बिल्कुल। अभी नहीं हो सकता वो चीज़, ये बाद में रियलाइजेबल है जब हम यूरोपियन कंट्री की तरह ठोस तरीके से अपने लिबरल आइडियाज़, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ को प्रमोट करें। आज के समय में हिंदुस्तानी बंदे के अंदर या बंदी के अंदर इतनी टॉलरेंस नहीं है कि वो सामने वाले की बात को सुने एक बारी इत्मीनान से। अपनी अपनी बातें कह के लोग निकल जाते हैं, दूसरों की बातों पे चिल्ला चिल्ला के उसको शांत कर देते हैं, और ज़्यादा करो तो दंगे, हड़कंप मच जाता है, भगदड़ मच जाती है, रिलीजियस इंटॉलरेंस या सोसाइटल इंटॉलरेंस। ये रिसेंट ईयर्स में बढ़ी है कि कम हुई है बताओ? बढ़ी है। और वक्त और हालात क्या, अब एक बार बताओ, ये अगर रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ी है तो श्रीकांत मुझे एक बार बताओ, हम लोग आगे जा रहे हैं ज़माने में कि पीछे जा रहे हैं? मतलब साल 2023 के बाद 22 आएगा कि 24 आएगा? ऑब्वियसली साल जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारी मेंटेलिटी पीछे जा रही है। तो जब तक ये मेंटेलिटी वक्त के साथ बदलेगी नहीं ना, तब तक ये आइडिया रियलाइज करवाना बहुत खतरनाक चीज़ है। अब इसको, अब देखो, अगर ये फंडामेंटल राइट होता, अगर मान लो यूसीसी का टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट होता, तो ये एनफोर्सेबल होता, आप कोर्ट चले जाते। लेकिन जानबूझ के संविधान निर्माताओं ने से इसको यूसीसी के अंदर डाला था, क्योंकि हमारे संविधान के जो संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, वो जानते थे भारत जैसी डाइवर्स कंट्री में इस प्रकार का कोडिफाइड लॉ लेकर आना वक्त लेगा, ज़माना लेगा, एक पूरा का पूरा सेंचुरी लेगा, उससे भी ज़्यादा वक्त ले सकता है। पहले लोगों को सभ्य होना पड़ेगा, सिविलाइज होना पड़ेगा, टॉलरेंस पावर उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए, उनको सही और गलत की समझ आनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए जो समझ सकें, टॉलरेंस कैपेसिटी हद से ज़्यादा होनी चाहिए उनके अंदर। तो अभी यूपीएससी इसका इसलिए क्वेश्चन पूछ चुका है, मेंस के अंदर ही पूछा है, जितने बार पूछा है, यूसीसी का आइडिया अभी भी रियलाइजेबल क्यों नहीं है, ऐसे ही पूछा उसने जितने बार पूछा है, सेम टोन का क्वेश्चन है हमेशा। एंड इसको अचीव करने के लिए क्या करा जा सकता है, बस यही क्वेश्चन था। ठीक है, यूसीसी के बारे में डेडिकेटली और पढ़ाऊंगा। और आप ना विजन आईएएस की करंट अफेयर मैगजीन खोल के देखना, साल में कम से कम 12 महीने की 12 मैगजीन होती हैं, 4 से 6 बार आपको यूसीसी का आर्टिकल मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, जब तक वो 6 साल की उम्र को कंप्लीट ना कर लें। यानी वैसे कितना होता है, ठीक है, ये जो डायरेक्टिव है इट वॉज चेंज बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ओरिजिनली इसने एक प्रोविजन बनाई थी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। बाद में बेसिकली ये बोला गया कि 6 साल तक तो देखो मस्ट है, पहले ये करवा दो, फिर 14 साल बाद में देखा जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, यानी कि कुल मिलाकर बात यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री दोनों के लिए साइंटिफिक लाइंस के बेसिस पर, ठीक है, और मॉडर्न लाइंस के बेसिस पर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। अब जैसे इसके लिए क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि क्रॉप्स के अंदर जो रिसेंट ईयर्स में आया है इसके बेसिस पर जो परमिशन मिली है, सबसे प्यारा एग्जांपल दूं, डिबेट बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल। और एनिमल हस्बेंड्री की बात हो रही है तो इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी भी दे सकता हूं मैं, क्रिस्पर कैस9। अब आप अपना बच्चा अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। श्रेया बताया था ना मैंने उस दिन, मैं ऑडियो भेज रहा था जब वो बुक के बारे में आपको बता रहा था मैं, 3 पेरेंट बेबी का कंसेप्ट, क्रिस्पर कैस9। इससे एनिमल्स को लगने वाली जो बीमारियां हैं या जो भी हैं, हम उनकी जीनों में, हाँ एक टर्म तो मैं भूल ही गया, क्रिस्पर कैस9 किसके साथ एसोसिएटेड है, जीनोम एडिटिंग। एंड इन सब का बाप जो एक ही शब्द में समाता है, प्लस नैनो टेक्नोलॉजी।
क्या आपने ये सब टर्म्स सुने हैं एटलीस्ट? है श्रीकांत? चलो बाकियों को गोली मारो, बायोटेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी तो सुना ही है, ठीक है। ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। अच्छा, एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना मॉडर्न साइंटिफिक बेसिस पर। मैंने आपको एक केस बताया था, अरावली हिल्स के अंदर हरियाणा के फार्मर्स क्या करने लगे आजकल? क्या बनाया मैंने? ये स्पाइडरमैन ड्रोन। चलिए देखो, तुम ड्राइंग पे जान रहे हो मेरी क्या बात है। यहाँ पर उन्होंने एक डब्बा लगाया और इससे वो क्या करते हैं, सीड्स को स्प्रेड करते हैं। एंड इसी से क्या हो सकता है, वाटर स्प्रिंकलिंग। निगरानी छोड़ो, 3 इडियट्स की तरह हमें कुछ वायरस को थोड़ी ना देखना है। हाँ, निगरानी रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पता है, नहीं बिल्कुल ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री वाली अगर मैं आपको बात बता दूं, वैसे तो पशुपालन लिख रखा है, लेकिन इसको ना श्रीकांत सिर्फ यहीं तक लिमिटेड मत मानो। अब मैं एक बात बताऊं, मैं ये कह रहा हूँ इस वाले पॉइंट को मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये वाला पॉइंट। श्रेया चलो मेरे को प्रूफ करो ज़रा, या मुझे काटो मेरी बात को। ये वाला DPSP टाइगर सेंसस को यूज़ करने में काम आ सकता है, बताओ कैसे? ये वाला वही, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स। 48 की बात कर रहा हूँ। वेरी गुड। ड्रोन के थ्रू ना हम सबको नंबरिंग काउंटिंग कर सकते हैं। सेंसस ही तो बोला मैंने, इसलिए तो काउंटिंग करनी, मारना थोड़ी ना उनको, खाल थोड़ी ना उतार लेगा ड्रोन उनकी, आ जा चिपक जा, ठीक है। टाइगर सेंसस, हाँ सही बात है। हाँ, पगमार्क की काउंटिंग हो सकती है। एंड पगमार्क की रेलेवेंस बताओ श्रेया कोरा जी, PMFIS पे इतनी मेहनत करी मैंने तुम्हारे लिए, बताओ पगमार्क की क्या रेलेवेंस होती है? पगमार्क पता है ना श्रीकांत, पगमार्क क्या होता है? पगमार्क पता है ना क्या होता है? पगमार्क, ये, अरे बर्थ मार्क नहीं, पगमार्क। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी कोई? नहीं है? इतने दुखी से क्यों बोल रहे हो भाई? किसी लड़की का हाथ पकड़ के बीच पे घूमे हो कभी? या गीली मिट्टी पे कदम रखाओ? क्या श्रीकांत, क्या IAS बनेगा रे तू? कभी बुरा मत मानना, एक बात कह रहा हूँ, गीली मिट्टी पे जैसे कदम रखोगे तो वो एक निशान छूट जाता है ना आपका। अब ये पगमार्क क्या होते हैं? जहां से टाइगर गुजरा, कोई भी एनिमल गुजरा, उसके निशान छूट जाएंगे, कदम के निशान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। एंड इससे क्या पता लग जाता है हमें श्रेया? पॉपुलेशन एरिया के कहाँ वो है। हाँ, प्रेग्नेंट अगर कोई है तो ये पता लग जाएगा। बताओ ये कैसे पता लग जाएगा श्रीकांत? सोच के बताना जरा, ये पगमार्क से निशानों को फॉलो करते हुए हमें ये कैसे पता लग जाएगा कोई प्रेग्नेंट है जानवर के नहीं? बताओ श्रेया कैसे? बस सिखाओ हम सबको। डीपर इम्प्रिंट क्यों? प्रेगनेंसी में फीमेल का वेट ज़्यादा, डबल ऑलमोस्ट, मतलब ठीक है कहने वाली बात, जो आपने बोला पैर भारी हो जाता वही चीज़ है। अब ये सारी चीज़ें जो मॉडर्न तरीके से हम लोग जैसे मतलब मान लो ड्रोन की मदद से या फिर कैमरा की मदद से, एक स्ट्राइप टेक्नोलॉजी आई थी उसकी मदद से, कि एक कॉलर क्या कहते हैं आई थिंक उसको, कॉलर पे एक स्ट्रिप लगा दी जाती है, इनको बेहोश करके एक गन मारी जाती है ताकि ये बेहोश हो जाए, है ना। पता होगा आपको, जू में भी वो यूज़ होती है, बेहोशी करने वाली वो जो गन होती है, फिर सुना होगा आपने। तो इनके कॉलर पे पट्टा मार देते हैं, क्यों? ताकि डबल काउंटिंग ना हो जाए।
रडार कॉलर होती है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मतलब मैं भूल रहा हूँ। हाँ, गाय के कान पे जैसे इंश्योरेंस का वो लगाते हैं। अब ये सब चीज़ें क्या है बताओ? हड़प्पा में यूज होता था ये सब श्रेया, ये ड्रोन व्रोन? नहीं ना, बोल भी रही कि नहीं। उसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। दिस डायरेक्टिव वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। मयूर, आपको देख के लग रहा होगा ना इंदिरा गांधी जी ने क्या नहीं करा। कौन से एरिया, जानवरों को तो छोड़ दो। ये वाला पॉइंट तो सिंपल है ना, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। डीपीएसपी क्या हुए थे? वो फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड हुई थी, ये तो थे। हाँ ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद सबसे बढ़िया आर्टिकल 49, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, प्लेसेस को एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंटरेस्ट जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस साइट्स डिक्लेयर करे गए हो। बहुत लोग घूमने जाते हैं किसी किले वगैरह पे और वो करके, शेरा क्या लिख कर आ जाते हैं वो, राजू लव्स रानी, और बीच में से हार्ट को चीरता हुआ तीर भी निकलता है। तो कम से कम भाई साहब ताजमहल पर, कुतुब मीनार पर ये सब हरकतें कम से कम मत करो, और वो भी हिंदुस्तान का आदमी तो और निहायत ही नीचे है। परमानेंट मार्कर से, चौक से, स्लेटी से स्क्रैच कर देते हैं, सही बात है। उसके बाद टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। लेकिन ये आइडिया ठीक है चलता था, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रीच हो गया है क्या? पीआईएल जुडिशरी ने खुद बोला कि हम रेडी हैं बर्डन होने के लिए, है ना। एंड उसकी वजह से वो क्या करने लगा है, एग्जीक्यूटिव के डोमेन में हस्तक्षेप करने लगा है, घुसने लगा है, जिसको कभी कभार क्या पॉलिटिकल साइंटिस्ट ब्लेम लगाते हैं, जुडिशियल ओवररीच। लेकिन ये कहीं हद तक ठीक भी है, एग्जीक्यूटिव भी तो स्लो पड़ जाता है अपने काम में, क्या सारे काम ये खुद कर देता है? तुम भाई साहब ये बोल रहे हो मयूर के, मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो ये बोल रहा है कि हमें पता है कि ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, हमें इन चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो जजेस से बोलते हैं कि बंद कमरों के, बंद चेंबर के अंदर तुम तो बैठ के कुछ भी डिसीजन दे देते हो, तो तुम भी तो इतने एक्टिव नहीं हो ना, तब तो तुम ब्लेम भी लगाओ कि सामने वाला हमारी पावर के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। जब तुम कोई कुछ करोगे ही नहीं काम, तब तो तुम्हारे ऊपर निगरानी रखी जाएगी ना। देश इतना बड़ा है, डाइवर्सिटी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, सरकार ऐसे स्लो बैठी रही तो हो गया देश का काम। वो काम छोड़ो, वो कांड में बदल जाएगा। क्या सही बात है। यहां तक बात क्लियर हुई? किसी को भी कोई डाउट 1% भी? आगे टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और अच्छे रिश्ते फेयर तरीके से निभाने हमें दूसरे देशों के साथ। कोई भी जो इंटरनेशनल लॉ है एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं, हमें उसको बढ़ावा देना है, उसकी इज्जत करनी है। एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के लिए हमें ऐसा नहीं है कि भड़काना दो पार्टीज को जाके, और तूने सुना वो तेरे बारे में क्या कह रहा था, तूने सुना तेरे बारे में क्या कह रहा था। कंट्रीज के बीच में ऐसा नहीं है कि हमें पता चला तीसरा विश्व युद्ध करवा दिया। हमें आर्बिट्रेशन की मदद से वो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना चाहिए, ये कहता है आर्टिकल 51। एंड इसको भी इंडिया ने निभाया है क्या? बिल्कुल निभाया है। यूएन की ऑलमोस्ट सभी मेजर ट्रीटीज़ का इंडिया सिग्नेटरी है। यूएन की वैसे तो कोई ट्रीटीज़ बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन जो भी इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ हैं यूएन की, वो बाइंडिंग नेचर की हैं। इंडिया ने ना ही सिर्फ उनको साइन करा है, बल्कि रेटिफाई भी करा है। ज़रा डिफरेंस बताना चाहेगा कोई मुझे, सिग्नेचर और रेटिफिकेशन में फ़र्क क्या होता है? जैसे कहते हैं बहुत बार श्रीकांत, अखबारों में आता है, जैसे आप आगे पढ़ोगे चलोगे तो श्रेया, बहुत बार अखबारों में आपको एक लाइन देखने को मिलेगी कि भारत ने ना कि सिर्फ इस ट्रीटी को साइन करा बल्कि रेटिफाई भी करा। तो ये दो बातें क्यों करी जा रही हैं, ना कि सिर्फ साइन करा बल्कि रेटिफाई भी करा? इतना भयंकर वर्ड क्या है ये रेटिफाई?
वेरी गुड। कैसे पता चले? मयूर मैं बता रहा हूँ कोचिंग जा रही है। ट्रीटी उसको साइन कर दिया और उसके बाद भारत ने अपने देश के अंदर कोई ना कोई कानून लाया, एक्ट लाया कि हाँ इस ट्रीटी को हमारे देश की परिस्थितियों के हिसाब से हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वो चीज़ है रेटिफिकेशन। श्रेया, प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ योर कोचिंग। हाँ बिल्कुल, ट्रू आईएएस की बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा उल्टी सीधी कोचिंग का नाम लूँगा यहाँ पे? इस डिस्कशन में 200 फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।